अध्याय 115 इंजेक्शन की लागत। अस्थि पंजर लाश स्केलेटल कॉर्प्स न केवल धीमी गति से चल रही थी, बल्कि मांस के घोंसले पर उसके हमले स्पष्ट रूप से कमजोर थे। जैसा कि उसने अर्ध मछली दानव हाफ फिश मॉन्स्टर के खिलाफ प्रदर्शन किया था, उससे कहीं दूर। रुको, टीशा ने तापस को रुकने के लिए कहा और वह भ्रमित होकर रुक गया। तुम पहले वापस जाओ, मयंक ने तापस से कहा। उसकी निगाहें थोड़ी विचलित थीं, वह उतना शांत नहीं लग रहा था जितना वह दिख रहा था। तापस ने तुरंत अपनी अस्थि पंजर लाश को वापस बुला लिया, मयंक को विदाई दी और क्षेत्र छोड़ दिया। क्या तुमने अनुमान लगाया है कि यह सब किस बारे में है? उसने टीशा की ओर देखा, उसने धीरे से सिर हिलाया, उसकी निगाहें मांस के घोंसले पर टिकी थीं। ये बस एक अनुमान है, लेकिन अब इसकी और भी पुष्टि हो गई है। अस्थि पंजर लाश को मांस के घोंसले द्वारा दबाया जा रहा है। हालांकि यह नियंत्रित नहीं है, इसकी समग्र शक्ति बहुत कमजोर हो गई है। जाति या बल्कि कुल, टीशा धीरे धीरे बोली। अस्थि पंजर लाश मांस के घोंसले द्वारा बनाया गया एक प्राणी है। इसकी रक्तरेखा का एक अधीनस्थ विस्तार है, भले ही वह अनुबंध के माध्यम से एक देवदूत दूत एंजल एनवायर बन गया हो। स्वतंत्र नियंत्रण प्राप्त करने के बावजूद रक्तरेखा अपरिवर्तित रहती है। मांस का घोंसला अभी भी एक श्रेष्ठ रक्तरेखा रखता है, और यही दमन का स्रोत है। जैसे बिल्ली और चूहे, टीशा ने सिर हिलाया। ये वैसा नहीं है। चूहे स्वाभाविक रूप से बिल्लियों से नहीं डरते, ये कुछ विशेषताओं के डर के बारे में अधिक है। आवाज़ें, छवियां, हरकतें आदि, और यह पूरी तरह से आनुवंशिक नहीं है। यह अलग है, ये विरासत में नहीं मिलते बल्कि रक्तरेखा में निहित होते हैं, निश्चित रैंकों और जातीय विषमताओं के साथ एक अपरिवर्तनीय दमन। दानव जानवर नहीं होते हैं, उनमें निहित शक्ति पूरी तरह से अलग होती है, जिसके परिणामस्वरूप समझना मुश्किल प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए, दोहरी पूंछ वाला सम्राट बिच्छू डबल टेल्ड एम्परर स्कॉर्पियन को ही लें। बिच्छू प्रजाति में पदानुक्रम की कोई अवधारणा नहीं है, फिर भी दोहरी पूंछ वाला सम्राट बिच्छू अभी भी दोहरी पूंछ वाले बिच्छू पर हावी हो सकता है। इसी तरह मकड़ी दानव, स्प्लिट माउथ स्पाइडर, स्प्लिट माउथ ब्रूडेमडर और स्प्लिट माउथ वर्म जिनसे मयंक पहले मिला था, साथ ही उसका प्राचीन कृमि वृक्ष एंशिएंट वर्म ट्री और वृक्ष जनित कृमि ट्री बॉर्न वर्म्स सभी इसी पैटर्न का पालन करते हैं। उनकी रक्तरेखाओं में उच्च और निम्न रैंकों के बीच का अंतर गहरा है। मयंक कुछ हद तक समझ गया, लेकिन उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। आप कह रही हैं कि इसका सीरम्स से कुछ लेना देना है? क्या ऐसा हो सकता है कि दानव रक्त से प्रेरित उत्परिवर्तन म्यूटेशंस भी रक्तरेखाओं से प्रभावित होते हैं? हाँ, टीशा ने सिर हिलाया। यदि एक देवदूत दूत एक ही दानव से सीरम से अधिक प्रभावित होता है, चाहे वह इंजेक्शन की संख्या हो या गुणवत्ता, ये देवदूत दूत को उस दानव की रक्तरेखा के समान अधिक गुण प्रदान करेगा। जब तक स्रोत दानव से कमजोर स्तर पर न हो, तब तक ऐसा दमन बना रहेगा। मेरे देवदूत दूत को शुरू में अर्ध मछली दानव सीरम इंजेक्ट किया गया था, और मछली दानव नेता का सामना करते समय थोड़ा दमन था, लेकिन ताकत में सफलता मिलने के बाद ये गायब हो गया। मयंक ने टीशा के शब्दों के बारे में सोचा। दमन मौजूद था, लेकिन यह अभी के लिए कोई समस्या नहीं लग रहा था। दूत को उत्परिवर्तित सीरम इंजेक्ट करने का उद्देश्य उनकी ताकत बढ़ाना था। क्या उन्हें स्रोत दानव से ऊपर उठना चाहिए या अपनी जातीय रैंक की ऊपरी सीमा तक पहुंचना चाहिए, फिर दैवीय दीक्षा अनुष्ठान, डिविन इनिशिएशन रिचुअल, सम्लन, फ्यूजन और विकास से गुजरना चाहिए? रक्तरेखा का प्रभाव भी शून्य हो जाएगा। ऐसा लगा कि यह सब मिलाकर कोई बड़ी समस्या नहीं थी। इसके अलावा सभी शत्रुतापूर्ण दानव श्रेष्ठ दानव नहीं होते हैं। विभिन्न सीरमों को मिलाने के बारे में तो बात ही क्या करें। अगर विभिन्न चरणों के सीरम मिलाए जाते हैं तो रक्तरेखा का प्रभाव बहुत कमजोर हो जाना चाहिए, है ना? यह कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं होना चाहिए, उसने पुष्टि के लिए पूछा। लेकिन टीशा की मुस्कान और भी सूक्ष्म हो गई, क्योंकि उसने थोड़ी हंसी के साथ जवाब दिया, एक ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर के लिए निश्चित रूप से यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके लिए ये मामला बहुत महत्वपूर्ण है। उसने अपना गोरा हाथ बढ़ाया, जिसमें गहरे लाल इंजेक्शन तरल की एक शीशी थी। मछली दानव नेता सीरम वास्तव में परसों ही तैयार था, लेकिन मेरे पास एक नया विचार था। उसने मयंक की ओर देखा और हल्की हंसी के साथ कहा, क्या होगा अगर अधिकांश सीरम में आपके देवदूत दूत के रक्त का उपयोग किया जाए, या यदि हर सीरम में आपके देवदूत दूत के रक्त का एक अंश हो? क्या शिविर में सभी ठेकेदारों के देवदूत दूत तब आपके कुल के बन जाएंगे? पागलपन! यह विचार बहुत पागलपन भरा था। मयंक ने टीशा को सदमे में देखा, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, और उसने बिना झपके उसकी आंखों में देखा। उसने विश्वास नहीं किया कि टीशा यह नहीं समझती कि उसकी योजना का क्या अर्थ है, जबकि यह अन्य ठेकेदारों के नियंत्रण को हड़पेगा नहीं। अगर सीरम में मयंक के देवदूत दूत का रक्त होता है,
विशेष रूप से महत्वपूर्ण वृद्धि प्रभावों के साथ, तो इसका मतलब होगा कि कोई भी देवदूत दूत जब मयंक के देवदूत दूत का सामना करेगा तो शक्ति में दब जाएगा। इसके अलावा जैसे जैसे उसका देवदूत दूत मजबूत होता जाएगा, दमन और भी गहरा होता जाएगा। जब तक कोई पूरी तरह से उसे ताकत में पार नहीं कर लेता, तब तक सामूहिक विद्रोह पूरी तरह से अप्रभावी होगा। आपका विचार पागलपन भरा है, लेकिन यह आपके लिए बहुत फायदेमंद है। टीशा की मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हो गई। आप न केवल वृद्धि सीरम को नियंत्रित करेंगे, बल्कि एक रक्तरेखा दमन भी बनाएंगे। शिविर एक किले की तरह सुरक्षित होगा, और आप सिर्फ एक नेता नहीं होंगे, बल्कि शायद एक रक्तरेखा। राजा, मयंक का देवदूत दूत न केवल शक्तिशाली था, बल्कि टीशा को यकीन था कि रक्तरेखा की ताकत के मामले में ये समान रैंक के अन्य दानवों की तुलना में मजबूत था। आखिरकार मयंक का देवदूत दूत कई बार विकसित हुआ था। मेरा देवदूत दूत हर दिन रक्त नहीं दे सकता, मयंक ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन फिर जोड़ा, हालांकि हम इसे आजमा सकते हैं। हर इंजेक्शन सीरम में आपके देवदूत दूत का रक्त होना जरूरी नहीं है, केवल उच्च स्तरीय पुरस्कार पर्याप्त होंगे। टीशा ने धीरे धीरे सुझाव दिया। इतना योगदान जमा करने के बाद शिविर और आपके दोनों के लिए ऐसे व्यक्ति अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण खिलाड़ी होने चाहिए। तो इसके साथ आगे बढ़ो। आपको इसकी कब जरूरत है? मयंक के पास इस योजना का विरोध करने का कोई कारण नहीं था, एक ऐसी योजना जो उसकी शक्ति और शासन को एक उच्च स्तर तक बढ़ाएगी। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आज रात मैं पहले सीरम का अनुरोध करना चाहूंगी। मयंक थोड़ा चकित हुआ और फिर मुस्कुरा उठा, कहा, ठीक है, एक चुनो, प्राचीन कृमि वृक्ष या बिच्छू मकड़ी दानव, स्कॉर्पियन स्पाइडर डीमन। टीशा निष्ठा की प्रतिज्ञा करने आई थी, और निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं था कि मयंक के 2 द्वितीय क्रम श्रेष्ठ देवदूत दूतों के रक्त से बनी औषधि का उपयोग करना अधिक शक्तिशाली होगा, लेकिन दमनकारी शक्ति और भी अधिक होगी। उसके सभी देवदूत दूतों में पुनर्योजी क्षमताएं थीं, इसलिए थोड़ा सा रक्त निकालने से उनकी ताकत में ज्यादा कमी नहीं आएगी। उचित नियंत्रण के साथ ये पूरी तरह से संभव था। टीशा ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, बिच्छू मकड़ी दानव। आधे घंटे बाद टीशा बिच्छू मकड़ी दानव के रक्त की 3 बड़ी नलियों के साथ विला संख्या 9 में लौट आए। वह बिच्छू मकड़ी दानव औषधि बनाने के लिए उत्सुक थी। अर्ध मछली दानव नेता औषधि को सफलतापूर्वक बनाने के बाद उसे दानव औषधियों को परिष्कृत करने और बनाने का एक अच्छा विचार था। इस बार उसे कई दिनों की आवश्यकता नहीं होगी, एक रात पर्याप्त होगी। टीशा के जाने के बाद मयंक वहीं रहा, उसकी निगाहें प्राचीन कृमि वृक्ष पर पड़ रही थीं। वह विचारशील लग रहा था और फिर अचानक मुस्कुराया। अगर दानव औषधि का प्रभाव उसके अपने देवदूत दूतों के अपने क्षेत्र पर नियंत्रण को गहरा कर सकता है, तो उस ठेकेदार का क्या जिसने सीधे वृक्ष जनित कृमि के साथ अनुबंध किया था? एक सहयोगी या यहाँ तक कि प्राचीन कृमि वृक्ष से संबंधित एक सेवक प्रजाति, दमन कितना महान होगा। ये पता होना चाहिए कि वृक्ष जनित कृमि सिर्फ इसलिए नहीं चला जाएगा क्योंकि वह मर गया। प्राचीन कृमि वृक्ष पूरी तरह से नए कृमि को पैदा करने के लिए ऊर्जा का उपभोग कर सकता है, सैनिकों का वास्तविक स्रोत। और इसे एक कदम आगे ले जाएं, अगर प्राचीन कृमि वृक्ष अस्थि पंजर लाश घोंसले के साथ सम्लन से गुजरता है, तो क्या सहयोगियों के संदर्भ में और अधिक संभावनाएं हो सकती हैं? मयंक के विचार उत्तेजित हुए और लताओं ने अस्थि पंजर लाश घोंसले के चारों ओर और भी कसकर लपेट लिया। उसकी आत्मा उस पर केंद्रित थी। सम्लन के लिए एक व्यवहार्य दानव शरीर की खोज, अस्थि पंजर लाश घोंसला। सम्लन शुरू करें। सम्लन। इस बार मयंक ने संकोच नहीं किया। वह उन परिवर्तनों की बहुत उम्मीद कर रहा था जो यह सम्लन लाएगा। अनगिनत तंतु लताओं से फैल गए और फिर अस्थि पंजर लाश घोंसले को छुआ, धीरे धीरे उसके मांस और रक्त को मिलाते हुए। अस्थि पंजर लाश घोंसले ने एक भयभीत गर्जना की, लगभग उन्मत्त लेकिन व्यर्थ। ये केवल असहाय रूप से देख सकता था क्योंकि उसका शरीर गायब हो गया था। प्राचीन कृमि वृक्ष के खिलाफ प्रतिरोध का कोई फायदा नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, 1 घंटा बीत गया और पूरा अस्थि पंजर लाश घोंसला गायब हो गया था। देवदूत दूत, प्राचीन कृमि वृक्ष ग्रेड, द्वितीय क्रम श्रेष्ठ कौशल, तेजी से बढ़ती लताएं, धातु की गुणवत्ता, दीपक वृक्ष की चमक, मानवरूपी अवस्था, लव टू नरभक्षी लता, स्व उपचार मध्यवर्ती LV2 वृक्ष जनित कृमि। सम्लन। LV एक सामान्य धातु, LV एक दीपक वृक्ष क्रिस्टल, LV2 मांस का सार, तंबू चेहरे वाला दानव, पंजे वाला विशालकाय, स्प्लिट माउथ ब्रूडवम। प्रगति में सम्लन, अस्थि पंजर लाश घोंसला 23%। मयंक ने पैनल को देखा और अपनी भौहें थोड़ी सी कुढ़ी, केवल 23%। ऐसा लगता है कि मैं रात भर जागने वाला हूँ। उसकी रक्त आत्मा की पुस्तक बुक ऑफ ब्लड स्पिरिट लाल चमक उठी और प्राचीन कृमि वृक्ष को जल्द ही पुस्तक के पन्नों में बुलाया गया। वह उछल पड़ा, बिच्छू मकड़ी दानव की पीठ पर उतरा और फिर दानव को शिविर से बाहर निकलने के लिए निर्देशित किया, शाम के कोहरे में गायब हो गया।
शानहू विला जिले को छोड़ने के बाद मयंक सीधे पास के एक बड़े आवासीय क्षेत्र नानशान आवासीय जिले की ओर बढ़ गया। आवासीय जिले के आसपास फूटते हुए प्राचीन कृमि वृक्ष को बुलाया गया। दीपक वृक्ष की चमक के साथ पूरे जिले और बाहर की सड़कों को रोशन किया गया। कोहरे में अनगिनत दानव प्रकाश के संपर्क में आ गए और चकाचौंध भरी चमक ने और भी दानवों को आकर्षित किया। उन्होंने बहादुरी से हमला किया, प्राचीन कृमि वृक्ष को घेर लिया। लेकिन बिच्छू मकड़ी दानव तैरते हुए शिवालय काले कवच फ्लोटिंग पैगोडा ब्लैक आर्मर में लिपटा हुआ बाहर निकल आया और दानवों के झुंड में घुस गया, नरसंहार शुरू कर दिया। प्राचीन कृमि वृक्ष की लताएं फैलती रहीं और उसकी जड़ों के नीचे 100 वृक्ष जनित कृमि अपनी हत्या और शिकार शुरू करने के लिए भूमिगत हो गए। दानव बीच बीच में दहाड़ते रहे और पूरा क्षेत्र एक बूचड़खाने जैसा हो गया। रक्त जमीन को भिगोता गया और धीरे धीरे प्राचीन कृमि वृक्ष की लताओं द्वारा अवशोषित कर लिया गया। जैसे जैसे उसने लड़ा, उसने सम्मलन किया, शक्तिशाली नरभक्षी लता ने दानवों को जब्त कर लिया और उन्हें काट लिया, लालच से निगल लिया, अपनी खुद की ऊर्जा की पूर्ति की। 1000 दानव, जिनमें कई प्रथम स्तरीय मध्यवर्ती और यहाँ तक कि प्रथम क्रम उच्च ग्रेड के थे, मारे गए, जो कोई छोटी संख्या नहीं थी। लड़ाई ने मयंक की शारीरिक शक्ति और ऊर्जा को खत्म कर दिया, साथ ही युद्ध बिच्छू मकड़ी दानव और प्राचीन कृमि वृक्ष की भी। हालांकि वे सभी सहन करने में सक्षम थे। उनकी मजबूत पुनर्योजी शक्तियों ने इस समय अपनी भूमिका निभाई। न केवल प्राचीन कृमि वृक्ष और बिच्छू मकड़ी दानव ने नरसंहार पर हावी रहे, बल्कि मयंक ने भी अपने पूंछा को उठाए, काले कवच में लिपटा हुआ दानवों के जीवन का वध किया। 4 घंटे तक नानशान आवासीय जिले के पास लगभग 2000 दानवों का वध किया गया, जिसमें रक्त से सनी जमीन से एक भारी तीखी बदबू आ रही थी। अस्थि पंजर लाश घोंसले की समलन डिग्री धीरे धीरे बढ़ी और अंत में रात के बाद के हिस्से में और अधिक दानवों ने पास आने की हिम्मत नहीं की। बचे हुए दुर्लभ दानव और जमीन पर लाशें धीरे धीरे घुल गईं। जैसे ही लड़ाई समाप्त हुई, उसके शरीर से थकावट की भावना उमड़ पड़ी, लेकिन मयंक ने एक प्रसन्न मुस्कान प्रकट की, जिसमें कोई थकान महसूस नहीं हुई, क्योंकि समलन डिग्री अंततः पूरी हो गई थी। अस्थि पंजर लाश घोंसले के साथ समलन सफल, प्राचीन कृमि वृक्ष ने कौशल प्राप्त किया है। वृक्ष गर्भ ट्री वूम। अध्याय 116 वृक्ष गर्भ और सहचर पशु। समलन फ्यूजन सफल होने के बाद प्राचीन कृमि वृक्ष एंशिएंट वम ट्री से एक शक्तिशाली ऊर्जा वापस आई, जिसने मयंक के शरीर की थकान को पूरी तरह से दूर कर दिया और उसका शरीर तेजी से मजबूत हो रहा था। उस क्षण उसके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह, मांसपेशियों के ऊतकों में परिवर्तन, अनगिनत नियम अचानक उसके दिमाग में भर गए और सहज रूप से मयंक ने आत्मा उपचार सेल्फ हीलिंग के कायापलट को महसूस किया। अवधारणा सफल, कौशल आत्मा उपचार मध्यवर्ती सिंक्रोनाइज्ड। दोहरी खुशी के साथ मूल रूप से प्राथमिक आत्मा उपचार कौशल ने एक और कदम आगे बढ़ाया, जिससे उसका शरीर और भी दुर्जय और उसकी जीवन शक्ति और भी मजबूत हो गई। प्राचीन कृमि वृक्ष और भी बड़ा हो गया, उसका कद लंबा हो गया और उसकी शाखाएं मोटी हो गईं, जो 40 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई थीं। ऊंची इमारतों के बगल में एक विशाल प्राणी की तरह खड़ी थीं। हालांकि यह अभी तक उन्नत नहीं हुआ था, इसने निस्संदेह द्वितीय क्रम श्रेष्ठ की सीमाओं तक पहुंच बनाई थी। उसकी आभा और भी दुर्जय हो गई थी। हालांकि इसके आकार में बदलाव की तुलना में मयंक की निगाहें प्राचीन कृमि वृक्ष की छतरी पर, एक हरे रंग के पारदर्शी वृक्ष गर्भ ट्री वूम पर केंद्रित थीं, जो पन्ना जैद जैसा दिखता था। वृक्ष गर्भ शाखाओं द्वारा समर्थित था और 4 खून के रंग की लताएं इसकी हरे रंग की बाहरी दीवारों से कसकर चिपकी हुई थीं, जो हृदय के चारों ओर लिपटे रक्त वाहिकाओं जैसी थीं, कसकर और इसके साथ धड़क रही थीं। अपने मन को एकाग्र करते हुए मयंक जल्द ही मुस्कुरा उठा। दानवों को भक्षण करना, संरक्षक पशुओं को सेने का काम, वास्तव में एक प्रमुख दानव होने का यही मतलब है। वृक्ष गर्भ का कार्य उसके लिए स्पष्ट हो गया। अस्थिपंजर लाश घोंसले के समान लेकिन मौलिक रूप से अलग, लेकिन ध्यान ठीक विपरीत था। यदि अस्थिपंजर लाश घोंसले के आश्रित सेवक संख्याओं पर निर्भर थे, तो उसके मिनियन के रूप में अनगिनत अस्थिपंजर लाशों को पैदा करते थे। तो वृक्ष गर्भ प्राचीन कृमि वृक्ष के लिए अपने संरक्षक पशुओं को पोषित करने के लिए था, जिनके पास अपेक्षाकृत दुर्जय लड़ाके होते थे। उसके सामने वृक्ष गर्भ सिर्फ अपने प्रारंभिक चरण में था, जो केवल एक संरक्षक पशु को पोषित करने में सक्षम था, लेकिन इस संरक्षक पशु की ताकत कम से कम द्वितीय क्रम की थी। संरक्षक पशु प्लस वृक्ष जनित कृमि, ये प्राचीन कृमि वृक्ष को एक आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी बनाता है। इसकी अपनी ताकत, लपेटने वाली लताएं, घेरने वाले वृक्ष जनित कृमि और एक नेता के रूप में संरक्षक पशु। अगर प्राचीन कृमि वृक्ष उसका अपना देवदूत दूत नहीं होता, तो यह निश्चित रूप से एक भयानक प्रभु दानव होता। उसकी निगाहें जमीन पर बची हुई कुछ दर्जन दानव लाशों पर पड़ीं, जो ज्यादा नहीं थीं और ज्यादातर टूटे अंगों वाले निचले ग्रेड के जीव थे।
पहले जल्दी से समलन डिग्री बढ़ाने के लिए प्रथम स्तरीय, मध्यवर्ती और प्रथम क्रम उच्च ग्रेड दानवों को अवशोषण के लिए प्राथमिकता दी गई थी। अब वृक्ष गर्भ में पोषण के लिए सामग्री की कमी थी। क्यों न हम खुद ही उत्पादन करें और उपभोग करें? एक विचार उसके मन में आया और उसने अचानक वृक्ष जनित कृमि पर विचार किया। हालांकि केवल प्रथम क्रम निम्न, वे अभी भी उसकी अपनी रचना थे, यह कोशिश करने लायक लग रहा था। वृक्ष गर्भ, ये सोचते हुए उसने वृक्ष गर्भ के कौशल को सक्रिय किया और फिर वृक्ष गर्भ पर खून के रंग की लताएं तुरंत नाच उठीं, जो आह्वान का जवाब देने वाले वृक्ष जनित कृमि में से एक की ओर तेजी से फैलीं। लताएं तुरंत उसके चारों ओर लिपट गईं और फिर उसे छतरी तक खींच लिया। थोड़ा थोड़ा करके पूरे वृक्ष जनित कृमि को पन्ना जैसे वृक्ष गर्भ में खींच लिया। हरा तरल हिल गया और वृक्ष गर्भ में प्रवेश करने के बाद वृक्ष जनित कृमि ने हिलना बंद कर दिया, जैसे कि यह गर्भ जैसे नींद में डूब गया हो, केवल हल्के शरीर के उतार चढ़ाव के साथ। बारीक लताएं रक्त वाहिकाओं की तरह उसके शरीर को वृक्ष गर्भ से जोड़ती थीं, लगातार उसे पोषक तत्व प्रदान करती थीं। 1 महीना, तेज भावना के साथ मयंक अनजाने में भड़क गया। अगर उसने कुछ नहीं किया तो इसे सेने में कम से कम 1 महीना लगेगा, और वह इतनी देर तक इंतजार नहीं कर सकता था। इस प्रकार उसकी निगाहें जमीन पर पड़ी कुछ दर्जन टूटी हुई दानव लाशों पर पड़ी। क्यों न पहले इनका उपयोग पोषक तत्वों के रूप में किया जाए, इसे एक प्रयोग के रूप में माने। एक वृक्ष गर्भ का पोषण केवल पोषक तत्वों के बारे में नहीं था, बल्कि भीतर के स्नेह पशुओं को पोषित करने के लिए दानवों के गुणों को निकालने के बारे में था, जिसका अर्थ है कि अवशोषित दानवों का प्रकार संभवतः बनाए गए प्राणी के प्रकार को निर्धारित कर सकता है। जमीन पर दानव अब ज्यादातर मांस की लाशें थे और यह अनिश्चित था कि क्या परिवर्तन होंगे। लाल लताएं जमीन की ओर फैल गईं, तेजी से उन लाशों को एक साथ इकट्ठा कर रही थीं और रक्तवाहिकाओं की तरह लगातार इस मांस के सार को पचा रही थीं और अवशोषित कर रही थीं। जैसे ही अवशोषण शुरू हुआ, हरे वृक्ष गर्भ ने लाल रंग के संकेत दिखाना शुरू कर दिया, जो धीरे धीरे अंदर के कीड़े द्वारा अवशोषित हो गए। वृक्ष जनित कृमि का शरीर थोड़ा फूल गया, परिवर्तनों से गुजर रहा था, अधिक ठोस बन रहा था, एक खोल धीरे धीरे बन रहा था और हथियार आकार लेना शुरू कर रहे थे। मयंक ने परिवर्तनों को महसूस किया। संसाधनों को इंजेक्ट करने पर ऊष्मायन समय कम हो रहा था, लेकिन इसमें अभी भी कम से कम 10 दिन लगेंगे, जो सबसे कम समय संभव था। 10 दिन ज्यादा लंबा नहीं, 1 महीना बहुत लंबा था, लेकिन 10 दिन सहने योग्य थे। जब मयंक शिविर में लौटा तो आसमान धीरे धीरे उज्ज्वल हो गया था। हालांकि घने कोहरे के नीचे ये बहुत मंद दिखाई देता था। शिविर में हर कोई पहले ही अपने काम की दिनचर्या शुरू कर चुका था। जब वह विला संख्या 9 में वापस आया तो रूही पहले ही नाश्ता वहां पहुंचा चुकी थी, ताज़ा हरी स्केल का सूप और मछली का दलिया भी। 2 हिस्से थे, एक टीशा के लिए और एक मयंक के लिए। विकसित प्रकार की मछली तेजी से प्रजनन करती थी और बढ़ती थी, इसलिए जब ठीक से नियंत्रित किया जाता था तो कुछ अत्यधिक बड़ी विकसित प्रकार की मछली पकड़ी जाती थी और स्विमिंग पूल में रखी जाती थी, जो मांस के एक स्रोत के रूप में कार्य करती थी। हालांकि विकसित प्रकार के रूप में उन्हें विनिमय के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में योगदान मूल्य की आवश्यकता होती थी, जो वर्तमान में केवल मयंक, टीशा, ऋतिका और देवाशीष जैसे मुख्य व्यक्तियों के लिए उपलब्ध था। योगदान मूल्यों वाले अन्य लोग भी उनका विनिमय कर सकते थे, लेकिन विकसित प्रकार की मछली के दीर्घकालिक उपभोग की तुलना में प्रणब और उसका समूह इंजेक्शन के लिए विनिमय करने के लिए इंतजार करने के लिए अधिक इच्छुक थे। मयंक ने नाश्ता समाप्त किया और टीशा अभी भी प्रयोगशाला में बंद थी। बिच्छू मकड़ी दानव रक्त को एक औषधि में शुद्ध करने के चुनौतीपूर्ण कार्य से जूझ रही थी। वह पूछताछ करने नहीं गया, बल्कि पहले देवाशीष को खोजने का फैसला किया, जो एक गोदाम के निर्माण की देखरेख कर रहा था। पुराने देवाशीष, कुछ लोगों को लो और नानशान आवासीय जिले के पास के क्षेत्र को साफ करो और सामग्री इकट्ठा करो। देवाशीष एक पल के लिए चौंक गया। मयंक ने समझाया, मैं कल रात वहां गया था। निहितार्थों को महसूस करते हुए देवाशीष ने कहा, मैं तुरंत लोगों को वहां ले जाऊंगा। चूंकि मयंक वहां गया था, इसका मतलब था कि दानव साफ हो गए होंगे और क्षेत्र अस्थायी रूप से सुरक्षित था। अगर वे जल्दी से क्षेत्र को साफ करने के लिए नहीं चले गए तो कोई और पहले वहां पहुंच सकता है। जल्दी से एक टीम का आयोजन करने के बाद देवाशीष चला गया। जब मयंक विला संख्या 9 पर पहुंचा तो उसने देखा कि टीशा बाहर आ गई थी और लिविंग रूम में खा रही थी। मयंक को प्रवेश करते देखकर उसने ऊपर देखा, मुस्कुराए और कहा, ये तैयार है। भोजन समाप्त करने के बाद कोशिश करते हैं, कोई जल्दी नहीं है। टीशा एक पल के लिए रुकी, फिर सिर हिलाया और खाना जारी रखा। हालांकि मयंक ने कहा कि कोई जल्दी नहीं है, उसने कुछ ही काटने में अपना नाश्ता समाप्त कर लिया। जाहिर है कि इंजेक्शन के प्रभाव के बारे में अधिक उत्सुक थी, जिसे उसने खुद तैयार किया था।
खाने के बाद वह तुरंत प्रयोगशाला में गई, बिच्छू मकड़ी दानव इंजेक्शन वापस लिया और वे दोनों यार्ड में चले गए जहां टीशा ने अपने दूत को बुलाया। टीशा की मांस लाश अभी भी 3 मीटर से अधिक ऊंची खड़ी थी, एक हल्के नीले रंग की। उसका शरीर तराजू में ढका हुआ था, जो मछली दानव नेता और एक मांस लाश के संयोजन जैसा दिखता था। यह एक ठोस प्रथम क्रम उच्च ग्रेड था, लेकिन क्योंकि यह पहले कई इंजेक्शनों के संपर्क में नहीं आया था, उत्परिवर्तन अपेक्षाकृत कम थे। दूत को बुलाने के बाद उसने शुद्ध बिच्छू मकड़ी दानव औषधि युक्त सिरिंज को सीधे दूत के दिल में डाल दिया और दवा इंजेक्ट की। जैसे ही बिच्छू मकड़ी दानव इंजेक्शन ने प्रवेश किया, महीन तराजू से खून रिसने लगा और पूरे शरीर की मांसपेशियां तेजी से मरोड़ गईं। रक्त जमीन पर नहीं गिरा, बल्कि जल्दी से एक पपड़ीदार खोल बन गया। पूरे दूत का मांस मरोड़ गया और धीरे धीरे विशाल पपड़ी में सिकुड़ गया। दिल की धड़कन की आवाज आए और पपड़ी के माध्यम से सूक्ष्म परिवर्तन सुने जा सकते थे। टीशा गंभीर दिखी। उसने इसे महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर धीरे धीरे उन्हें खोला, कुछ हद तक असहाय रूप से, ऐसा लगता है कि इसमें कुछ समय लगेगा। मयंक चौंक गया। देवाशीष के दूत जैसे पिछले उत्परिवर्तन केवल आधे घंटे से अधिक समय में समाप्त हो गए थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि शुद्धिकरण के बाद इसमें और भी अधिक समय लगेगा। टीशा ने समझाया, शुद्धिकरण के बाद वृद्धि पहले की तुलना में बहुत अधिक होती है और आपका बिच्छू मकड़ी दानव एक द्वितीय क्रम श्रेष्ठ है। इसकी आनुवंशिक संरचना और इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा की सामग्री दोनों उन लोगों के लिए अतुलनीय है जिन्हें बंदी बनाया गया था। उन्होंने कई घंटों तक इंतजार किया जब तक कि अंत में एक टूटने की आवाज नहीं आई। विशाल रक्त पपड़ी फटने लगी। मयंक और टीशा ने सांस रोककर देखा और जल्द ही लगभग 3 मीटर ऊंचा एक दानव रक्त पपड़ी से टूट गया और उनके सामने खड़ा हो गया। प्राणी आधा इंसान आधा मकड़ी था। बिच्छू मकड़ी दानव के समान आश्चर्यजनक रूप से, हालांकि आकार में थोड़ा छोटा था, स्पष्ट रेखाओं के साथ और महीन तराजू में ढका हुआ था। मानव हिस्सा उपस्थिति में एक लंबे बालों वाली महिला दानव थी, देखने में भयावह, 3 आंखों से सजे एक भयंकर चेहरे के साथ। लंबवत आंख विशेष रूप से बड़ी थी और माथे पर स्थित थी, एक गहरा लाल चमक उत्सर्जित करती थी। हाथ तेज पंजों के साथ पतले थे। कलाई के अंदर खोल जैसे हड्डी के कांटे थे जो कलाई के ब्लेड के समान थे। इसका मकड़ी आधा पिच काला था, जिसमें 8 पतले मकड़ी के पैर थे जो जमीन पर लंबे भाले की तरह खड़े थे, ब्लेड की तरह तेज, बहुत तेजी से चलते थे। टीशा ने अपने हाथ में रक्त आत्मा की पुस्तक पकड़ रखी थी, जो एक लाल चमक उत्सर्जित करती थी। एक मजबूत शक्ति उसके शरीर को पोषित करती थी, तेजी से उसके शरीर को बढ़ाती थी। उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं क्योंकि उसने कहा, दानव आंख मकड़ी महिला, डेमन आई स्पाइडर वुमन, द्वितीय क्रम निम्न ग्रेड, क्या ये टूट गई? मयंक उसके शब्दों से चौंक गया, ध्यान से इसे महसूस कर रहा था। वास्तव में इस दानव आंख मकड़ी महिला का सूक्ष्म दमन एक लालची ग्लटन से कम नहीं था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इंजेक्शन का उत्परिवर्तन प्रभाव दैवीय दीक्षा अनुष्ठान की भी नकल कर सकता है। हालांकि इसके बारे में सोचते हुए ये स्वाभाविक लगा क्योंकि इसका उद्देश्य दानवों में उत्परिवर्तन को प्रेरित करना था। ताकत में वृद्धि के अलावा आगे की उन्नति सवाल से बाहर नहीं थी। रक्त आत्मा की पुस्तक से लाल चमक कम हो गई क्योंकि मजबूत बनाने का चरण समाप्त हो गया और टीशा धीरे धीरे अपनी इंद्रियों पर वापस आ गई। उसने ध्यान से महसूस किया, उसका मुंह एक मुस्कान में मुड़ गया क्योंकि उसने कहा, 2 कौशल हैं, एक दानव आंख डेमन आई और एक मकड़ी का कांटा स्पाइडर थॉर्न। मयंक ने पूछा, वे क्या करते हैं? मकड़ी का कांटा वह है जो उसकी कलाई के नीचे है, हड्डी के कांटे जो शूट आउट हो सकते हैं और तेजी से बढ़ सकते हैं। इसकी सीमा और शक्ति महत्वपूर्ण होनी चाहिए। उसकी तुलना में दानव आंख एक मानसिक हमला लगती है। मयंक चौंक गया, मानसिक हमला? हाँ, टीशा ने इसे छिपाया नहीं, सिर हिलाया। ये कम आध्यात्मिक शक्ति वाली इकाइयों को भ्रमित कर सकता है और उन पर प्रभाव डाल सकता है, हालांकि यह उन्हें पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता है। चलो पुराने देवाशीष की जगह पर चलते हैं और रास्ते में कुछ दानवों पर इसे आजमाते हैं। मयंक दिलचस्पी रखता था क्योंकि यह टूट गया था। इस दानव आंख मकड़ी महिला का परीक्षण करने का यह एक अच्छा समय था, खासकर ये देखते हुए कि यह एक द्वितीय ग्रेड दानव था जो बिच्छू मकड़ी दानव इंजेक्शन का उपयोग करके कायापलट हुआ था।